हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द एफटीपी पोर्शन। अपन ने पिछले वीडियो में जो है ईओयूज दैट इज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ईएचटीपीज, एसटीपीज और बीटीपी से रिलेटेड वाला पोर्शन स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद अपन ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स के बारे में पढ़ा कि आप क्या कर सकते हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वहाँ से। उसके बाद अपन ने कैपिटल गुड्स से रिलेटेड चीज़ें करी थी कि आप सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स भी ले सकते हो और नए कैपिटल गुड्स भी आप लेकर आ सकते हो। इसके अलावा अपन ने नेट फॉरेन एक्सचेंज के बारे में डिस्कस किया था। अब अपन इसी को ही आगे लेकर चलेंगे और आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला टॉपिक जो अपन को करना है वो है लेटर ऑफ परमिशन, लेटर ऑफ इंटेंट एंड लीगल अंडरटेकिंग। अब ये लेटर ऑफ परमिशन, लेटर ऑफ इंटेंट और ये लीगल अंडरटेकिंग क्या होती है? तो सबसे पहले तो लेटर ऑफ परमिशन या फिर लेटर ऑफ इंटेंट जो हम यहाँ पर कह रहे हैं, ये लेटर ऑफ परमिशन या लेटर ऑफ इंटेंट एक तरीके का परमिशन लेटर होता है कि जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल है या फिर डेवलपमेंट कमिश्नर है या अप्रूवल कमिटीज़ हैं, ये लोग ये वाला लेटर दे देते हैं ईओयूज, ईएचटीपीज, एसटीपीज और बीटीपीज को, जो लोग इनके अंदर यूनिट सेटअप करना चाहते हैं उन लोगों को, कि आप को हम परमिशन दे रहे हैं और आपको हम लेटर ऑफ इंटेंट दे रहे हैं कि आप ये सब यूनिट्स जो है यहाँ पर सेटअप करें और प्रोडक्शन स्टार्ट करें इन यूनिट्स के अंदर। और जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है, ये जो यूनिट्स होती हैं ये इशू करती हैं टू द डेवलपमेंट कमिश्नर, टू अप्रूवल कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल। ठीक है, तो अब अपन इनको पढ़ें और फिर अपन एक और बार समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों लेटर्स में फ़र्क क्या है। तो पॉइंट नंबर ए कहता है ऑन अप्रूवल, मतलब अप्रूवल मिलने के बाद। सो ऑन अप्रूवल द लेटर ऑफ परमिशन दैट इज द एलओपी और द लेटर ऑफ इंटेंट दैट इज एलओआई शैल बी इशूड बाय, कौन इशू करेगा? इट शैल बी इशूड बाय द डीसी दैट इज द डेवलपमेंट कमिश्नर और डेजिग्नेटेड ऑफिसर टू, किसको इशू किया जाएगा? टू द यूयू, ईएचटीपी, एसटीपी एंड बीटीपी unit. The letter of permission or the letter of intent shall have an initial validity of 2 years. मतलब पहले पहले जब इशू होगा तब उसकी वैलिडिटी 2 साल की होगी, टू enable the unit to construct the plant and install the machinery, ताकि आप जो यूनिट है उसको टाइम दे सको। 2 साल का उनको टाइम दिया जाएगा कि आप जो आपका प्लांट है उसको आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए और उसमें जो भी मशीनरी आपको लगानी है वो आप लगा लीजिए। एंड बाय दिस टाइम द यूनिट शुड हैव कमेंस द प्रोडक्शन, और इस टाइम के अंदर यूनिट को जो है प्रोडक्शन को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। In case the unit is not able to commence the production in the initial validity of 2 years, an extension of 1 year may be given, may be given, चाहे तो दे चाहे तो ना दे, may be given by the development commissioner for valid reasons to be recorded in writing। अगर आप इनिशियल वैलिडिटी जो आपको 2 साल की दी गई थी, अगर आप उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर पाते हो तो आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। कितने टाइम पीरियड का? 1 साल का। वो भी डेवलपमेंट कमिश्नर रीजंस जो हैं वो राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि हमको आपको एक्सटेंशन देना भी चाहिए या नहीं। Subsequent extension of 1 year, मतलब इसके बाद subsequent extension of 1 year may be given by the unit approval committee, subject to the condition that 2/3 of the activities including the construction related to the setting up of the unit are complete and chartered engineer certificate to this effect is submitted by the unit। मतलब डेवलपमेंट कमिश्नर के 1 साल बाद सब्सिक्वेंट वो बोल रहे हैं कि 1 साल का और एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। वो कौन देगा? यूनिट अप्रूवल कमेटी आपको 1 साल का एक्सटेंशन और दे सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि 75% जो है आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके रिगार्ड में एक चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा कि हाँ, आपका 75% जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। फर्दर एक्सटेंशन इफ़ नेसेसरी विल बी ग्रांटेड बाय द बोर्ड ऑफ अप्रूवल। अगर आपको इसके बाद भी ज़रूरत है एक्सटेंशन की, तो उसके बाद का जो भी एक्सटेंशन है वो आपको बोर्ड ऑफ अप्रूवल ग्रांट करेगा। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? दैट इज़ डेवलपमेंट कमिश्नर, अप्रूवल कमेटी एंड बोर्ड ऑफ अप्रूवल। तो ये मैं आपको एसीजेड एक्ट के अंदर पढ़वा चुका हूँ, इसलिए मैंने ये वाला पोर्शन जो है एसीजेड एक्ट के बाद लिया। Once the unit commences the production, the letter of permission and the letter of intent shall be issued for a valid period of 5 years for its activities। एक बार आपने जो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया उसके बाद आपको एक फ्रेश लेटर ऑफ परमिशन और इंटेंट दे दिया जाएगा जिसकी वैलिडिटी 5 साल की होगी, और उसके बाद हर 5-5 साल में आपका ये जो लेटर ऑफ परमिशन या लेटर ऑफ इंटेंट है इसको रिन्यू कर दिया जाएगा।
तो बेसिकली ये एक तरीके का लाइसेंस है कि आप EHTP, STP, BTP टाइप के यूनिट्स को ऑपरेट कर सकते हो. This period may be extended by the DC for a further period of 5 years at a time. The letter of permission or the letter of intent issued to the EOU, EHTP, STP, or BTP unit by the concerned authority, subject to the compliance of the provisions pertaining to export and import of goods under EOU, EHTP, STP, or BTP scheme above, would be construed as an authorization for all purposes. मतलब ये जो आपको लेटर ऑफ इंटेंट या लेटर ऑफ परमिशन आपको दिया गया है, इसको ऑथराइजेशन माना जाएगा फॉर ऑल पर्पसेस. यहाँ पे स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि आपका ये जो लेटर है, इसको एक तरीके का ऑथराइजेशन माना जाएगा फॉर ऑल पर्पसेस. अब आती है यूनिट की बारी कि जिसको आपने लेटर ऑफ परमिशन और लेटर ऑफ इंटेंट दिया है, अब वो यूनिट क्या इशू करेगा? द यूनिट शैल एग्जीक्यूट अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग with the development commissioner concerned. Failure to ensure positive net foreign exchange or to abide by any of the terms and conditions of the letter of permission or the letter of intent or intention letter or LUT shall render the unit be liable to penal action under the provisions of the Foreign Trade Development and Regulation Act as amended and rules and orders made thereunder without prejudice to the action under any other laws or rules and cancellation or revocation of the letter of intent, letter of permission or the intention letter. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आप दोगे उस अंडरटेकिंग में आप क्या लिखोगे कि हम एज ए यूनिट ये प्रॉमिस करते हैं कि जो भी आपके परमिशंस के जिन जो आपने हमें लेटर ऑफ परमिशन या लेटर ऑफ इंटेंट दिया था, जिन रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए हम प्रॉमिस करते हैं कि हम वो रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करेंगे, और अगर हमने पालन नहीं किया तो हमारे ऊपर जो भी पेनल एक्शन है वो लिया जा सकेगा. मतलब यू विल हैव द टोटल अथॉरिटी टू टेक पेनल एक्शन अगेंस्ट अस. ये आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अंदर लिखना पड़ेगा. इसी से ही रिलेट करते हुए मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो जीएसटी के अंदर अगर आप जानते हो, अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए आप एक एक्सपोर्टिंग एंटिटी हो जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो वो एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उसके अंदर वो लिखते हैं कि हम एक एक्सपोर्टिंग एंटिटी हैं और हमें जो है आईजीएसटी पे करने की लाइबिलिटी हमारे ऊपर नहीं आती क्योंकि हम प्योरली एक्सपोर्ट कर रहे हैं. मतलब जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो आईजीएसटी की लाइबिलिटी हमारे ऊपर नहीं आती. ये उस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में लिखा होता है, और जीएसटी के आरएफडी 11 फॉर्म के अंदर आपको ये एलयूटी जो है वो फाइल करनी होती है. उसके अंदर आप लिखते हो बाकायदा कि हम प्रॉमिस करते हैं या ये हम डिक्लेयर करते हैं कि हम हमारे ऊपर आईजीएसटी की कोई लाइबिलिटी नहीं आती और हम पूरे के पूरे तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं. अगर कोई भी फेलियर होता है हमारे पार्ट पे तो हम जितनी भी इसके ऊपर आईजीएसटी लगनी चाहिए 18% के अकॉर्डिंगली हम वो पूरी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट हम वो पूरी की पूरी लाइबिलिटी भरेंगे. तो ये एक आप अंडरटेकिंग फाइल करते हो डिपार्टमेंट के पास जब आप एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस करते हो तब. लेट मी शो यू अ स्पेसिमेन ऑफ दैट लेटर. मैंने निकाल के रखा हुआ है. सो लेट मी शो यू द स्पेसिमेन ऑफ दैट लेटर कि वो लेटर दिखता कैसा है. यू विल हैव मोर क्लैरिटी कि प्रैक्टिकल सेंस में जब ये चीज़ें होती हैं तो किस तरीके से दिखाई देती हैं. ठीक है. Now what you have on the screen is a letter of undertaking for export of goods or services without the payment of integrated tax. ये आप फाइल करते हो जीएसटी आरएफडी 11 के अंदर. अब इसको पढ़ के देखिए कि क्या लिखा हुआ है. दिस इज एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हियर एंड कॉल्ड एज द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू द प्रॉपर ऑफिसर. वी जो भी आपका नाम है ऑफ दिस एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द जीएसटी नंबर. आप अपना जीएसटी नंबर लिखें यहाँ पे. हेयर एंड कॉल्ड एज द अंडरटेकर, क्योंकि हम ये जो है लेटर वो अंडरटेक कर रहे हैं, आपको ये अंडरटेक करके दे रहे हैं. इंक्लूडिंग माई रिस्पेक्टिव हायर्स, एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सक्सेसर्स एंड असाइंस बाय दीज पर्सन्स by these presents hereby jointly and severally undertake on this day of जो भी आपका डेट है. क्या अंडरटेकिंग आप दे रहे हो? टू एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड विदाउट द पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स विद इन द स्पेसिफाइड सब रूल 1 ऑफ 96A. कि हम ये अंडरटेकिंग देते हैं कि हम जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनको हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं. And to observe all the provisions of GST Act and rules made thereunder in respect of export of goods or services. तो जो भी provisions लिखे हैं GST Act के अंदर export से related, हम वो सारे के सारे provisions को follow करेंगे. ये भी हम undertaking लेते हैं.
to pay the integrated tax thereon in the event of failure to export the goods or services along with an amount equal to 18% interest per annum on the amount of tax not paid from the date of invoice till the date of payment. उसके बाद हम वादा करते हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट करने में फ़ेल हो जाते हैं तो जितना भी उसके ऊपर इंटीग्रेटेड टैक्स लगा हुआ है वो हम पे करेंगे अलॉन्ग विद एन इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तो जिस दिन हमने इनवॉइस काटा था और हमने एक्सपोर्ट नहीं किया तो जितना भी उसके ऊपर इंटीग्रेटेड टैक्स लगना चाहिए वो तो हम देंगे ही, उसके साथ साथ 18% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से जो भी पीरियड ऑफ कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे। तो ये 3 अंडरटेकिंग्स आप इस लेटर के अंदर ले रहे हो। ऐसा ही लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपको एफटीपी में जो है डेवलपमेंट कमिश्नर के पास भी देना पड़ता है। We declare that this undertaking is given under the orders of the proper officer for the performance of enacts in which the public are interested. In the witness thereof, these presents have been signed the day herein before written by the undertaker. तो जो भी आपका होगा विटनेस को भी साइन करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है कि हम एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि अगर कल को कोई भी हमारे पार्ट पे फेलियर होता है तो हम वो फेलियर जो है उसके बदले में पेनल एक्शंस लेने के लिए तैयार हैं, प्लस जो भी आपकी पेनल्टी होगी वो हम भरने को भी तैयार हैं। तो इस तरीके के जो है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी दिए जाते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर रहा होगा। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का जो कि मैंने आपको देने की कोशिश करी है। तो आई होप क्लियर रहा होगा। तो अगर हमें यहाँ पर सम अप करना है तो सम अप करने के लिए आई वुड जस्ट से कि जो लेटर ऑफ परमिशन है दैट इज़ LOP या फिर लेटर ऑफ इंटेंट है दैट इज़ LOI, ये बेसिकली एक परमिशंस होती हैं जो कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल, डेवलपमेंट कमिश्नर या अप्रूवल कमेटी, इन तीनों में से कोई भी एक ये किसको देगा, यूनिट्स को, जो कि इन यहाँ पर ऑपरेट करना चाहती हैं। और जो यूनिट्स हैं वो क्या करेंगे, जो यूनिट्स हैं वो बोर्ड ऑफ अप्रूवल, डेवलपमेंट कमिश्नर या फिर अप्रूवल कमेटी को कौन सा लेटर देंगे, LUT दैट इज़ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, कि हम प्रॉमिस करते हैं कि इस एक्ट के अंदर या जो भी प्रोविजंस है वो हम फॉलो करते हैं और अगर हमने फॉलो नहीं करे तो हमारे अगेंस्ट आप पेनल एक्शन ले सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ लेटर ऑफ परमिशन एंड लेटर ऑफ इंटेंट। अब अपन आगे चलें, रिक्विजिट और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना ज़रूरी है उसके बारे में पढ़ें। अब अपन आए इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के ऊपर कि अगर आप ये EHTP, STP और BTP कर भी रहे हो तो इन यूनिट्स के लिए कोई इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है क्या, वो अपन को इसके अंदर पढ़ना है। तो पहले ही कहा गया है ओनली प्रोजेक्ट्स हैविंग अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़। मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है, ओनली प्रोजेक्ट्स हैविंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कम से कम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 1 करोड़ in plant and machinery shall be considered for establishment as export oriented units. However, पहली लाइन तो ये दे दी कि 1 करोड़ होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन however this shall not apply, ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा, टू एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और यूनिट्स इन EHTPs, STP एंड BTP। मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट अगर वो है तो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर वो यूनिट इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में है दैट इज़ EHTP, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दैट इज़ STP या BTP दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी पार्क, अगर वो इन तीनों में से किसी के अंदर है तो फिर 1 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, अगर वो एग्जिस्टिंग यूनिट है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो 1 करोड़ का फॉलो करने की क्राइटेरिया नहीं है। एंड इसके अलावा अगर वो EOU, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एक्वाकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आ गया इसके अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, ब्रास हार्डवेयर एंड हैंडमेड ज्वेलरी सेक्टर में है तो उसमें भी आपको 1 करोड़ का
इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप सोच के देखो तो ये जितने भी सेक्टर्स इन्होंने मेंशन किए हैं, अगर इफ़ इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क तो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, उसमें भी 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से आती नहीं है, और बीटीपी में भी उतनी होती नहीं है। तो ये जितने भी सेक्टर्स इन्होंने लिखे हैं, इनमें बहुत ही मुश्किल है कि 1 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट हुआ भी होगा, बिकॉज इसमें हार्डवेयर प्लांट एंड मशीनरी की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सेप्शंस भी देख लिए। पहला उन्होंने कह दिया कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो है उनके लिए 1 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई, कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, जो कि यूनिट्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उन पर, या फिर जो यूनिट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में है दैट इज़ EHTP, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में है दैट इज़ STP, एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क में है दैट इज़ BTP। And EOUs in handicraft, agriculture, floriculture, aquaculture, animal husbandry, information technology, services, brass hardware and handmade jewelry sector. Board of approval may allow the establishment of EOUs with a lower investment criteria. Board of approval may चाहे तो वो इससे lower investment criteria के साथ भी allow कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब अपन आगे चलें एप्लीकेशंस एंड अप्रूवल्स के ऊपर कि आपको कौन कौन सी एप्लीकेशंस देनी पड़ेंगी या क्या क्या अप्रूवल्स आपको मिल सकते हैं। ये SEZ से काफ़ी कुछ रिलेट करता है। Applications for setting up of the units under the EOU scheme shall be approved or rejected by the units approval committee within 15 days as per the criteria indicated in the handbook of procedures. In other cases, the approval may be granted by the board of approval set up for this purpose as indicated in the Handbook of Procedures. Proposals for setting up export oriented units requiring industrial license may be granted by the Development Commissioner after the clearance of proposals by the Board of Approval and Department of Industrial Policy and Promotion within 45 days. मतलब अगर आपका सेटिंग अप का प्रपोजल जो है वो बोर्ड ऑफ अप्रूवल से क्लियर हो गया, तो क्लियर होने के बाद 45 डेज़ के अंदर जो डेवलपमेंट कमिश्नर है वो आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस भी देगा। जिनके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस नेसेसरी है उनको डेवलपमेंट कमिश्नर जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंस देगा, लेकिन वो कब देगा? आफ्टर 45 डेज़, दैट इज़ विद इन 45 डेज़, जब आपका अप्रूव हो चुका है प्लान और प्रपोजल बाय द बोर्ड ऑफ अप्रूवल। अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने SEZ के अंदर पूरा प्रोसीजर किया था कि आप SEZ अगर सेटअप करना चाहते हो तो आप बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास अपना जो प्रपोजल है वो लेकर जा सकते हो, और अगर आप SEZ के अंदर कोई यूनिट सेटअप करना चाहते हो तो आप अप्रूवल कमेटी या डेवलपमेंट कमिश्नर के पास जा सकते हो। एप्लीकेशंस फॉर कन्वर्जन, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो into an EOU, EHTP or BTP unit from existing domestic tariff area unit having an investment of rupees 50 crores and above in plant and machinery or exporting rupees 50 crore and above annually shall be placed before the board of approval for a decision. अगर आप कोई डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में हो, मतलब अदर देन दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अगर आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में कोई यूनिट हो और अगर आप EHTP, STP या BTP यूनिट में कन्वर्ट होना चाहते हो तो आप हो सकते हो, पर प्रोवाइडेड है उसके लिए कंडीशन ये है कि या तो कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अप टू 50 करोड़, 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इन प्लांट एंड मशीनरी, या फिर आपके जो एक्सपोर्ट हैं वो 50 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए एनुअली for for getting converted into a EOU, that is export oriented unit, EHTP, STP और BTP, और बोर्ड ऑफ अप्रूवल के सामने आपका जो प्रपोजल है उसको रखा जाएगा कि आप कन्वर्ट होना चाहते हो, फिर तो जो बोर्ड डिसाइड करेगा वो फाइनल डिसीजन होगा। ओके, अब हम आगे चलें। DTA सेल ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्ट्स रिजेक्ट्स वेस्ट स्क्रैप रेमिनेंट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। इस टॉपिक के अंदर अपन को क्या चीज़ कवर करनी है? अपन को ये कवर करना है कि अगर आप DTA यानी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में कुछ सेल ऑफ करना चाहते हो, फिनिश प्रोडक्ट्स, रिजेक्ट्स, वेस्ट, स्क्रैप, रेमिनेंट्स या बाय प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? द एंटायर प्रोडक्शन ऑफ EOU, EHTP, STP एंड BTP यूनिट शैल बी एक्सपोर्टेड। वैसे तो सारा का सारा एक्सपोर्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। क्या क्या कंडीशंस हैं उसके लिए? सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग: the units other than gems and jewelry unit, other than gems and jewelry unit may, चाहे तो,
sell the goods up to 50% of FOB value of exports subject to the fulfillment of positive net foreign exchange on the payment of concessional duties. मतलब क्या बोल रहे हैं वो, यूनिट्स अदर देन जेम्स एंड ज्वेलरी यूनिट्स, जेम्स और ज्वेलरी के अलावा जो यूनिट्स हैं अगर वो चाहें तो 50% ऑफ FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो भी उनका एक्सपोर्ट होता है उसका 50% सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ पॉजिटिव NFE, अगर उनके पास पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज है तो वो चाहें तो 50% ऑफ FOB वैल्यू ऑफ गुड्स चाहे तो कंसेशनल ड्यूटीज़ पे बेच सकते हैं विद इन एंटाइटलमेंट ऑफ DTA सेल. The unit may sell in DTA its products similar to the goods which are exported or expected to be exported from the units. तो वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में वो चाहे तो उतना पोर्शन सेल ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जब ये एंटाइटलमेंट उनको मिल जाएगा DTA में बेचने का तो वो DTA में वही प्रोडक्ट्स बेचेंगे जो वो एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, मतलब प्रोडक्ट्स सिमिलर होने चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आप बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर दो और जो माइनर या बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उनको आप DTA में डाल दो, उनको DTA में आप डंप कर दो. ऐसा नहीं कर सकते. सिमिलर होना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ही सिमिलर होनी चाहिए. तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट में कहूँ एक ही लाइन में, जो ये 3 लाइनों में उन्होंने लिखा है, सिंपली बस वो इतना कहना चाहते हैं कि जो भी यूनिट्स हैं अदर देन जेम्स एंड ज्वेलरी, अगर वो चाहें तो अपना पूरा का पूरा प्रोडक्शन अप टू 50% ऑफ द FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स चाहे तो वो DTA यूनिट्स में सेल ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपकी पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज होनी चाहिए, मतलब एक्सपोर्ट प्रोसीड ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए हो. और दूसरी बात, जो आपके प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए जो आप एक्सपोर्ट करते हो उससे. However, अब ये तो जनरल बात हो गई, अब आता है एक्सेप्शन. However, units which are manufacturing and exporting more than one product can sell any of these products into the DTA up to 90% of the FOB value of export of the specific products, subject to the condition that total DTA sale does not exceed overall entitlement of 50% of FOB value of exports for the unit as stipulated above. अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं इस पॉइंट के अंदर, जो इन्होंने हावेवर के बाद लिखा है बहुत सिंपल है. वो ये कह रहे हैं कि अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हो, आप एक प्रोडक्ट नहीं बनाते, आप 2-3 प्रोडक्ट्स एक साथ मिलकर बनाते हो, अगर आप ऐसा करते हो तो उस चीज़ में क्या होगा, वो कह रहे हैं कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की 90% ऑफ FOB वैल्यू तक की सेल कर सकते हो, लेकिन जब आप टोटल काउंट करोगे कि आपने DTA में टोटल सेल कितनी करी है तो वो टोटल एंटाइटलमेंट 50% ऑफ FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसको समझाने के लिए अपन एक एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो मान लीजिए कि मैं 2 प्रोडक्ट्स बनाता हूँ. ठीक है, 2 प्रोडक्ट मेरे कौन से बनते हैं, एक है मेरा प्रोडक्ट A और एक है मेरा प्रोडक्ट B. ये दोनों ही मैं एक्सपोर्ट करता हूँ. ठीक है, अब प्रोडक्ट A में जो है मेरी FOB वैल्यू आती है 1,00,000 रुपये, और प्रोडक्ट B की जो मेरी FOB वैल्यू है वो आती है 4,00,000 रुपीज़. अब मैंने सोचा कि जो मेरा FOB A है मैं उसको DTA में भी बेचना चाहता हूँ, जो मेरा A वाला प्रोडक्ट है मैं उसको DTA में भी देना चाहता हूँ. तो DTA में देने के लिए क्राइटेरिया उन्होंने क्या बोला है कि आप ये जो आपका FOB आया है 1,00,000 रुपीज़ का, इसका 90% आप DTA में भी दे सकते हो, मतलब अप टू 90,000 तक का मैं DTA में सेल कर सकता हूँ. लेकिन ओवरऑल क्राइटेरिया जो वो कह रहे हैं कि ओवरऑल जो आपका FOB आया, अगर मेरे को ओवरऑल FOB लेना है तो यहाँ पर ओवरऑल मैं FOB अपना देखूँ तो वो मेरा आता है 5,00,000, राइट. और मैं 5,00,000 का 50% निकालूँ तो ये आता है मेरा 2,50,000. अब वो कह रहे हैं कि आप 2,50,000 तक का DTA में कर सकते हो. अब इस 2,50,000 के अंदर 90,000 मेरा कवर हो जाता है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो 90% आपका आया है दैट इज़ 90,000, दिस शुड बी वेल विद इन
2,50,000 इससे बाहर नहीं होना चाहिए। एक तरीके से ये जो 90% है ये 50% के अंदर ही कवर होना चाहिए। स्पेसिफिकली प्रोडक्ट की बात करी गई है, ठीक है। तो एक बार वापस इस लाइन को पढ़ें। हावेवर द यूनिट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग मोर देन वन प्रोडक्ट, तो यहाँ पर मेरी बात हो गई, ए और बी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कैन सेल एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, मैं अपने केस में ए प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, इनटू द डीटीए अप टू 90% ऑफ द एफओबी वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट ए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द टोटल डीटीए सेल, जो भी आपकी टोटल डीटीए सेल है, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट ए बेच रहा था तो मेरी केस में टोटल डीटीए सेल तो एक ही होगी, शैल नॉट एक्सीड ओवरऑल एंटाइटलमेंट ऑफ 50% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉर द यूनिट, फॉर द यूनिट। अगर मैं एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉर द यूनिट कह रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे ए प्लस बी दोनों आ गए, ठीक है। तो ए प्लस बी जब हम दोनों कह रहे हैं तो 2,50,000 के अंदर ही पूरा का पूरा आपका डीटीए का भी होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे 90% जब मैंने कैलकुलेट किया था तो 90,000 ही आ रहा था। सो दिस 90% शुड बी वेल विद इन द 50% वैल्यू दैट वी आर मेंशनिंग हियर, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे पढ़ें। नो डीटीए सेल एट कंसेशनल ड्यूटी shall be permissible in respect of motor cars। मतलब आप ये वाली सेल्स कंसेशनल ड्यूटी पे नहीं कर सकते। कौन कौन सी? इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू मोटर कार्स, alcoholic liquors, books, tea except instant tea, pepper and pepper products, marble and such other items as may be notified from time to time। तो इनसे रिलेटेड आप कंसेशनल ड्यूटी पे नहीं कर सकते, जो एक्चुअल ड्यूटी है वो आपको पे करनी ज़रूरी है। Such DTA sale shall also not be permissible to units engaged in activities of packaging, labeling, segregation, refrigeration, compacting, micronization, pulverization, granulation, conversion of monohydrate form of chemical to anhydrous form or vice versa। मतलब इन केमिकल प्रोसीजर्स रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ है उनको आप ये वाली सेल नहीं कर सकते। कौन कौन सी? मोटर कार्स, अल्कोहलिक लिकर, बुक्स, टी, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स, मार्बल एंड सच अदर आइटम्स एज बी नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड सच डीटीए सेल shall also not be permissible to the units engaged in the activities of packaging, labeling, segregation, refrigeration, compacting, micronization, pulverization, granulation, conversion of monohydrate form of chemical into anhydrous form और वाइस वर्सा। तो जो केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनको आप डीटीए सेल्स नहीं कर सकते, ठीक है। फिर sales made to a unit in SEZ shall also be taken into account for the purpose of arriving the FOB value of the export by EOU, provided payment for such sales are made from the foreign currency account of the SEZ unit। अगर आपने SEZ यूनिट को भी कुछ बेचा है तो उसको भी हम FOB वैल्यू में काउंट कर लेंगे, मतलब उसको भी एक तरीके से एक्सपोर्ट ही माना जाएगा। बट उसकी कंडीशन ये है कि जो SEZ में यूनिट है उसने अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट से आपको पेमेंट करनी ज़रूरी है। Sale to DTA would also be subject to mandatory requirements of registration of pharmaceutical products including bulk drugs। अगर pharmaceutical products है तो एक mandatory requirement है कि आपको उनका registration कराना बहुत ज़रूरी है। An amount equal to anti-dumping duty under Section 9A of the Customs Tariff Act is leviable at the time of import, shall be payable on the goods used for the purpose of manufacture or processing of the goods cleared into the DTA from the unit। तो जो भी goods आपने DTA को बेचे हैं उन गुड्स में जो भी इनपुट आपका लगा हुआ है, जो भी रॉ मटेरियल आपने लगाया है, अगर आप उनको इंपोर्ट करके लेकर आ रहे हो तो उसके ऊपर लगने वाली एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो वो क्या बोल रहे हैं? एन अमाउंट इक्वल टू एंटी डंपिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 9A ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 लेविएबल एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट shall be payable on the goods used for the purpose of manufacture or processing of the goods cleared into the DTA। तो जितनी भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है, बिकॉज एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि आप जो
एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है ना, तो कभी-कभी दूसरी कंट्रीज़ आकर उसको इंडिया में डंप करने लगती हैं और वो चीप गुड्स होते हैं। तो कभी-कभी जो गवर्नमेंट होती है ना, उनके ऊपर एक ड्यूटी लगा देती है, एक टैक्सेशन लगा देती है, जिसे कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ताकि वो वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी महँगे हो जाएँ और लोकल प्रोडक्ट्स के बराबर या लोकल प्रोडक्ट्स से ज़्यादा ही महँगे हों, ताकि लोकल प्रोडक्ट्स को उनकी वजह से कोई हार्म ना पहुँचे। ओके? तो वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं ताकि वो वाले प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे हो जाएं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी के बराबर का अमाउंट आपको पे ऑफ करना पड़ेगा अगर आप डीटीए यूनिट के अंदर कोई भी सेल कर रहे हो। तो जो भी इनपुट्स आपने उसके अंदर लगाए हैं, जो आप इंपोर्ट करके लेकर आए हो, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चले आगे। ये कवर हुआ आपका पहला पॉइंट, कितना ही बड़ा था और कितनी सारी चीज़ें पॉइंट ए के अंदर ही उन्होंने बता दी। अब अपन पढ़ें आगे की कंडीशंस के लिए। अब अपन ने ऊपर गुड्स के बारे में पढ़ा, अब अपन पढ़ें फॉर सर्विसेज। जो सर्विसेज हैं उनके बारे में, फॉर सर्विसेज इंक्लूडिंग द सॉफ्टवेयर यूनिट्स सेल इन द DTA in any mode including online data communication shall also be permissible up to 50% of FOB value of exports or 50% of foreign exchange earned where the payment of such services is received in foreign exchange। सेम क्राइटेरिया है कि 50% तक का आप कर सकते हो या फिर 50% आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलना चाहिए, प्रोवाइडेड जो उनका पेमेंट है वो फॉरेन एक्सचेंज में ही हुआ हो। अपन ने ऊपर पढ़ा था एक्सेप्ट जेम्स एंड ज्वेलरी, तो अब आ जाता है जेम्स एंड ज्वेलरी का यूनिट। जेम्स एंड ज्वेलरी यूनिट में सेल up to 10% of FOB value of exports of the preceding year in the DTA subject to the fulfillment of positive net foreign exchange। तो पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज तो हर कहीं वो बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव NFE करना बहुत ज़रूरी है, और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए वो कह रहे हैं कि 10% ऑफ द FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो आप सेल ऑफ कर सकते हो, कहाँ पर, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर। इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल ऑफ प्लेन ज्वेलरी रेसिपिएंट शैल पे कंसेशनल। रेसिपिएंट, जब आप प्लेन ज्वेलरी सेल ऑफ कर रहे हो तो जो रेसिपिएंट है उसको क्या पे करना पड़ेगा, द रेसिपिएंट शैल पे अ कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी एज एप्लीकेबल टू सेल फ्रॉम नॉमिनेटेड एजेंसीज। जो भी कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल है, वो जो रेसिपिएंट है जिसने वो ज्वेलरी आपसे खरीदी है, उसको वो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी जो है वो पे ऑफ करनी पड़ेगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टडेड ज्वेलरी, अगर वो स्टडेड ज्वेलरी है, स्टडेड ज्वेलरी मतलब जिसमें कोई प्रेशियस स्टोन या कुछ लगा हुआ हो। प्लेन ज्वेलरी मतलब जो सिर्फ गोल्ड की बनी हो, और स्टडेड ज्वेलरी मतलब जिसके अंदर कोई प्रेशियस स्टोन या कुछ जड़ा गया हो, जिस बोलते हैं ना कि इसके अंदर डायमंड जड़ा हुआ है, तो वो स्टडेड ज्वेलरी कहलाती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टडेड ज्वेलरी ड्यूटी शैल बी पेबल एज एप्लीकेबल। तो जो स्टडेड ज्वेलरी है उसके ऊपर तो नॉर्मल ड्यूटी लगेगी, जो प्लेन ज्वेलरी है उसके ऊपर आप कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी से पेमेंट कर सकते हो। Unless specifically prohibited in the letter of permission, rejects within an overall limit of 50% may be sold to the DTA on the payment of duties as applicable to sale under the subpara 6.08A on prior intimation to the customs authority। अगर आपके LOP के अंदर, अपन ने शुरू में पढ़ा था ना, LOP दी जाती है लेटर ऑफ परमिशन, अगर LOP के अंदर प्रोहिबिटेड नहीं है, तो जो भी आपका रिजेक्टेड माल है, जो रिजेक्ट हो गया है माल प्रोडक्शन के बाद, आप चाहो तो उसको, ओवरऑल लिमिट उन्होंने दी है कि 50%, जो भी आपका रिजेक्टेड माल है उसका 50% आप DTA में उसको सेल ऑफ कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड आप ड्यूटी पे कर दो जो भी लिखी हुई है कस्टम्स एक्ट के अंदर। तो वो ड्यूटी आप पे ऑफ कर दो कस्टम्स अथॉरिटी को, फिर आप जो रिजेक्टेड पोर्शन है आपका वो भी आप चाहो तो DTA के अंदर सेल ऑफ कर सकते हो, बट अप टू 50%। सच सेल्स शैल बी काउंटेड अगेंस्ट DTA सेल एंटाइटलमेंट। तो जो अपन पहले पढ़ रहे थे ना कि DTA में आप इतना ही सेल ऑफ कर सकते हो, तो इस वाले सेल को भी एंटाइटलमेंट के अगेंस्ट काउंट किया जाएगा। सेल ऑफ द रिजेक्ट्स अप टू 5% ऑफ FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू द अचीवमेंट ऑफ NFE। अगर आप रिजेक्ट सेल ऑफ करते हो अप टू 5% ऑफ द FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, उनको पॉजिटिव NFE के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। स्क्रैप वेस्ट रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स मतलब जो पार्ट बच गया, वो जो भी स्क्रैप हुआ, वेस्ट हुआ प्रोडक्शन के टाइम जो जनरेट होता है, अराइजिंग आउट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस और इन कनेक्शन देयरविद में बी सोल्ड।
वो चाहो तो आप स्क्रैप की सेल ऑफ कर सकते हो डीटीए के अंदर as per the standard input output norms, that is SION, notified under the duty exemption scheme on the payment of concessional rate of duties as applicable within overall ceiling of 50% of FOB value of exports. तो आप स्क्रैप मटेरियल भी चाहो तो डीटीए के अंदर सेल ऑफ कर सकते हो। कंसेशनल ड्यूटीज़ पे करके आप जो है स्क्रैप वेस्ट या रेमिनेंस को आप सेल ऑफ कर सकते हो। पॉइंट डी और ई में डिफरेंस नोटिस करिएगा कि जो पॉइंट बी है उसके अंदर आप रिजेक्शन को सेल ऑफ कर रहे हो। मतलब जो प्रोडक्शन हो चुका है, फिनिश कुछ जो रिजेक्ट हो गए, जो अप्रूव नहीं हो पाए क्वालिटी चेक में, आप उनको सेल ऑफ कर सकते हो। और जो पॉइंट ई है उसके अंदर हम वेस्टेज की बात कर रहे हैं कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान वेस्टेज जनरेट हुआ हम उसको भी डीटी के अंदर सेल ऑफ कर सकते हैं। लेकिन हमको SION, दैट इज़ जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स है, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। और स्क्रैप के टाइम में आपको कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी से जो भी टैक्सेस लगते हैं वो पे करने ज़रूरी रहेंगे। और जो अपन ऊपर रिजेक्शंस की बात कर रहे थे उसमें तो आपको जो भी ड्यूटीज़ लगती हैं वो आपको पे करनी पड़ेंगी। Such sale of scrap, waste or remnants shall not be subject to the achievement of positive net foreign exchange. इनके ऊपर पॉजिटिव NFE का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली जो डी के ऊपर था कि पॉजिटिव NFE का क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। In respect of items not covered by norms, Development Commissioner may fix ad hoc norms for a period of 6 months, and within this period, norm should be fixed by the Norms Committee. अगर ऐसे कोई आइटम्स हैं जिनके बारे में नॉर्म्स नहीं बनाए गए हैं तो डेवलपमेंट कमिश्नर जो है एड हॉक मतलब एडिशनल, एड हॉक का मतलब होता है एडिशनल एंड टेम्पररी, तो जो आपका डेवलपमेंट कमिश्नर है वो एडिशनल नॉर्म्स को स्पेसिफाई कर देगा ऑन टेम्प्रेरी बेसिस, जब तक कि जो एक्चुअल नॉर्म्स कमिटी है इन प्रोडक्ट्स के बारे में नॉर्म्स लेकर नहीं आती। एड हॉक नॉर्म्स विल कंटिन्यू टिल सच टाइम नॉर्म्स आर फिक्स बाय द नॉर्म्स कमिटी। जब तक नॉर्म्स कमिटी अपने नॉर्म्स नहीं लेकर आती तब तक जो एड हॉक या एडिशनल नॉर्म्स डीसी ने जो है डिसाइड किए हैं उनको फॉलो किया जाएगा। Sale of waste, scrap or remnants by units not entitled to domestic tariff area sale or sale beyond the domestic tariff area sale entitlement shall be on the payment of full duties. जिनको entitlement नहीं मिल पाई है for DTA sale, अगर वो अपना scrap waste या मटेरियल या रेमिनेंट देना चाहते हैं DTA के अंदर तो उनको फिर पूरी ड्यूटी भरनी पड़ेगी, उनको कंसेशनल ड्यूटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्क्रैप वेस्ट और रेमिनेंट में ऑल्सो भी एक्सपोर्टेड, अगर आप चाहो तो स्क्रैप वेस्ट या रेमिनेंट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है। एफ पॉइंट में क्या लिखा है, देयर शैल बी नो ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन स्क्रैप वेस्ट और रेमिनेंट। अच्छा, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि आप कंसेशनल बेसिस पर दे सकते हो अगर आपके पास LOP में लिखा है। अगर LOP में नहीं है, आपके पास एंटाइटलमेंट नहीं है DTA में सेल ऑफ करने की, तो आपको पूरी ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि देयर शैल बी नो ड्यूटीज़ और टैक्सेस ऑन स्क्रैप वेस्ट और रेमिनेंस इन केस द सेम आर डिस्ट्रॉयड विद परमिशन ऑफ द कस्टम्स अथॉरिटी। अगर आप पूरा का पूरा स्क्रैप वेस्ट और रेमिनेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, डिस्ट्रॉय करना मतलब पूरी तरीके से ख़त्म करना कि उसकी कोई यूटिलिटी ना बचे, अगर आप उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो आप कस्टम्स अथॉरिटी से परमिशन ले लो और फिर आपको ड्यूटी या टैक्सेस देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे प्रोडक्शन के दौरान कुछ वेस्ट जनरेट हुआ जिसको मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, अब डिस्ट्रॉय करने के लिए या डिस्ट्रक्शन करने के लिए मुझे जो मेरा एरिया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का या EOU का, मुझे उस वेस्ट को वहाँ से रिमूव कर कर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में ला कर करना पड़ेगा। अब जब मैं SEZ से DTA में इसको लेकर आऊँगा, रिमूवल करूँगा, तो SEZ के लिए तो ये डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा, लेकिन DTA के लिए इसको आप डीम्ड इंपोर्ट मानोगे। और जब भी आप इंपोर्ट करके कुछ लेकर आते हो DTA के अंदर तो फिर कस्टम्स ड्यूटी लगती ही लगती है। ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब आप ये वेस्ट लेकर आओगे SEZ से DTA के अंदर तो आप कस्टम्स अथॉरिटी से सिर्फ एक परमिशन ले लीजिए कि हम डिस्ट्रक्शन के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए ये गुड्स ये जो अपना स्क्रैप है वो लेकर आ रहे हैं, तो हमें ड्यूटी पे करनी इसके ऊपर मैंडेटरी नहीं है। अगर आप कस्टम्स अथॉरिटी से ये परमिशन ले लेते हैं तो फिर आप अपना ये जो स्क्रैप है इसको लेकर आ सकते हो और प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। ठीक है। अब हम आगे चलें। अपन ने अभी स्क्रैप के बारे में पढ़ा और रिजेक्शंस के बारे में पढ़ा। अब अपन देखें बाय प्रोडक्ट्स के बारे में। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान
अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जनरेट हो जाए तो उसे बाय प्रोडक्ट कहा जाता है, मतलब साथ में बनने वाला, जिसे कहते हैं ना, साथ में बनने वाला प्रोडक्ट हो जाता है तो उसे बाय प्रोडक्ट कहा जाता है। तो बाय प्रोडक्ट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है? Byproducts included in the letter of permission may also be sold in the DTA. तो वो LOP में लिखा रहेगा, तो they can also be sold in the DTA subject to the achievement of net foreign exchange. अब नोटिस करो यहाँ पे लिखा हुआ है कि NFE का क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई होगा, बोल रहे हैं ना, subject to the achievement of the positive net foreign exchange on the payment of applicable duties within the overall entitlement of sub para 6.08a. Sale of byproducts by units not entitled to DTA sales or beyond entitlement shall also be permissible on the payment of full duties. बहुत सिंपल है। बाय प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा है कि अगर एलओपी में आपको परमिशन दी गई है बाय प्रोडक्ट सेल ऑफ करने की तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको पॉजिटिव एनएफई का क्राइटेरिया अचीव करना पड़ेगा और जो ड्यूटीज़ हैं जो कि पैरा 6.08 में लिखी हुई हैं वो आपके ऊपर अप्लाई होंगी। लेकिन अगर आपके पास परमिशन नहीं है एलओपी के अंदर तो फिर आपको पूरी ड्यूटीज़ पे करना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, अब हम आगे आए EOU, EHTP, STP एंड BTP यूनिट में सेल फिनिश प्रोडक्ट्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? फिनिश प्रोडक्ट्स की। एक्सेप्ट पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स एंड मार्बल विच आर फ्रीली importable under the FTP in DTA under intimation to the Development Commissioner against the payment of full duties provided they have achieved positive net foreign exchange। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? EHTP, EOU, STP और BTP चाहे तो अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को भी DTA में सेल ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उनको पहले इंटीमेशन देना पड़ेगा डेवलपमेंट कमिश्नर को और पूरी की पूरी ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेंगी और यहाँ पर पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज का क्राइटेरिया अप्लाई होगा। An amount equal to anti-dumping duty under Section 9A of the Customs Tariff Act be leviable at the time of import shall be payable on the goods used for the purpose of manufacture or processing of the goods cleared it into the DTA from the units। वही है सिंपली कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है आपके ऊपर अप्लाई की जा सकती है। In case of units manufacturing electronic hardware and software, that is EHTPs हो जाएंगे यहाँ पे, net foreign exchange and DTA sale entitlement shall be reckoned separately for hardware and software। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर सर्विसेज पोर्शन में आ जाएगा और हार्डवेयर गुड्स पोर्शन में आ जाएगा, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है EHTPs के केस में, तो जो भी क्राइटेरिया होगा, एंटाइटलमेंट का क्राइटेरिया होगा, NFE और नेट फॉरेन पॉजिटिव NFE और इन सब के जो क्राइटेरिया होंगे वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यानी गुड्स और सर्विस के लिए अलग अलग देखे जाएंगे। In case of DTA, sale of goods manufactured by EOU, EHTP, STP or BTP where basic duty and CVD is nil। CVD क्या होती है? CVD का मतलब होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। CVD होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी और बेसिक ड्यूटी होती है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। CVD भी एक तरीके का टैक्स होता है। तो जिन ऐसे गुड्स जो मैन्युफैक्चर किए गए हैं बाय द EOU, EHTP, STP और BTP जिनके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी या काउंटरवेलिंग ड्यूटी ज़ीरो है या निल है, सच गुड्स में बी कंसिडर्ड एज नॉन एक्साइजेबल फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो उनको हम नॉन एक्साइजेबल गुड्स मान लेंगे और उनके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, फिर आगे चलें। In case of new EOUs, advanced DTA sale will be allowed not exceeding 50% of its estimated exports for the first year, except pharmaceutical units, where this will be based on its estimated exports for the first 2 years। अब यहाँ पर हम न्यू EOUs की बात कर रहे हैं। अगर वो नया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो बट ऑब्वियसली उसका पास परफॉर्मेंस तो रहा ही नहीं होगा क्योंकि वो अभी अभी बना है। तो न्यू EOUs के केस में आप कैसे करोगे? अगर आपको DTA सेल करनी है तो इन केसेस में आपकी लिमिट क्या होगी? तो वो एक्सपेक्टेड जितना आप एक्सपोर्ट करने वाले हो
उसका 50% आपको अलाउड रहेगा कि आप डीटीए के अंदर उसको सेल ऑफ कर सकते हो। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स थे उनमें हम क्या करते थे, पिछले बार का देख लेते थे कितना आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर हुआ है और उसका 50% आप डीटीए में सेल ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका नया यूनिट है जिसका पास परफॉर्मेंस नहीं है तो आप क्या करोगे, फिर आप एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट्स का 50% जो है वो आप डीटीए के अंदर सेल ऑफ कर सकते हो। ठीक है, आगे चलें। Units in textile and granite sectors shall have an option to sell the goods into DTA on the payment of an amount equal to aggregate of the duties of excise leviable under Section 3 of Central Excise Act 1944 or under any other law for the time being in force on like goods produced or manufactured in India other than in export oriented unit, subject to the condition that they have not used the duty paid imported inputs in excess of 3% of FOB value of exports of the preceding year and they have achieved positive NFE। तो जो भी टेक्सटाइल या ग्रेनाइट सेक्टर्स हैं उनके लिए उन्होंने क्या बोला है कि आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप डीटीए में सेल ऑफ कर सकते हो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो, पर शर्त है कि आपको अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, जो भी आपका एग्रीगेट ड्यूटी लगी है एक्साइज की ऑन योर प्रोडक्ट्स on like goods manufactured in India other than in EOU, subject to the condition that they have not used duty paid imports in excess of 3% of the value FOB value of exports in the preceding year and they have achieved positive NFE। सिंपली बस वो ये कहना चाहते हैं, अगर आप टेक्सटाइल या ग्रेनाइट सेक्टर के अंदर हो, मान लीजिए मैं टेक्सटाइल में जूट टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर हूँ, ठीक है, और मैं जूट से जो हैंडीक्राफ्ट बनते हैं वो बनाता हूँ, मेरी फैक्ट्री है इस चीज़ की, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्स होते हैं, वहाँ पे मशीन का भी यूज़ होता है, हैंड लेबर भी यूज़ होता है। तो हैंडीक्राफ्ट जो है जूट के वो मैं बनाकर एक्सपोर्ट करता हूँ। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप चाहो तो ये हैंडीक्राफ्ट जो है आपने बनाया इसको आप डीटीए में भी सेल कर सकते हो, ऑप्शन वो मुझे दे रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये जूट से बना है तो टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट के अंदर ये आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि आप ये डीटीए में भी सेल ऑफ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ऑप्शन ये है कि अगर मान लीजिए ये जो हैंडीक्राफ्ट है अगर ये डीटीए में मैन्युफैक्चर होता तो इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती, वैसे तब एक्साइज था, अब तो इसके ऊपर जीएसटी लगता, राइट। अगर आप ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करते यानी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर मैन्युफैक्चर करते तो इसके ऊपर आपको जीएसटी जो है वो पे करना पड़ता। तो आप चाहो तो ये इंडिया में बेच सकते हो यानी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर बेच सकते हो, बट प्रोवाइडेड जितना इसमें नॉर्मली एक्साइज या जीएसटी लगता वो आप पे कर दीजिए, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। लेकिन इसके अंदर भी एक कंडीशन है कि जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ना कि अगर ये इंडिया में बनता तो इसके ऊपर टैक्स लगता, इसके लिए उन्होंने कंडीशन दे दी है कि दे हैव नॉट यूज द ड्यूटी पेड इम्पोर्टेड इनपुट्स इन एक्सेस ऑफ 3% ऑफ द एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन द प्रीसीडिंग ईयर। जो मेरे प्रीसीडिंग ईयर में जो मैंने इसको बनाने के लिए इनपुट यूज़ किया है वो जो इनपुट है मेरा वो पिछले साल के एक्सपोर्ट का 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए पिछले साल में प्रीवियस ईयर में मेरा एफओबी एक्सपोर्ट था 3 लाख का, ठीक है, अब इसका अगर मैं 3% निकालूं तो बनता है 9,000। तो जो भी मैंने यहाँ पर इनपुट्स में यूज़ किया ना इसको बनाने में वो 9,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिंपली वो ये कहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी मैंने इनपुट इसको बनाने में यूज़ किया वो 9,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ड्यूटी पेड इनपुट्स वाले जो है, ठीक है। और इन लोगों ने एक पॉजिटिव एनएफई अचीव करना होना चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के इसको लिखा हुआ है। Once the option is exercised, the unit will not be allowed to import any duty-free imports for any purpose। एक बार अगर आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया तो आप कोई भी ड्यूटी फ्री इनपुट जो है वो ऑब्टेन नहीं कर सकते। ओके, आगे चलें। Procurement of spares and components up to 2% of the value of
manufactured articles cleared into the DTA during the preceding year may be allowed for the supply to the same consignee or buyer for the purpose of after sale services. तो वही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ऑटोमोबाइल सेल्स है तो उसमें स्पेयर्स और स्पेयर पार्ट्स लगते ही हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कहा है कि आप चाहो तो 2% ऑफ जितना भी आपने मैन्युफैक्चर किया है आर्टिकल्स जो आपने DTA में बेचा था पिछले साल में, उसका 2% आप चाहो तो करंट ईयर में उस स्पेयर्स और स्पेयर पार्ट्स बेच सकते हो सिमिलर कंसाइनी को। मतलब पिछले साल में मान लीजिए मैंने एक कंसाइनी को ऑटोमोबाइल्स बेचे, 5-6 ऑटोमोबाइल्स बेचे और मेरी 1 लाख तक की जो है वो DTA में सेल हुई थी पिछले साल। अब करंट ईयर में मैं उसका 2% यानी 2000 तक के जो है मैं स्पेयर पार्ट्स बेच सकता हूँ उसी कंसाइनी को जिनको मैंने पिछली बार 1 लाख का माल बेचा था। The same can be cleared in the DTA on the payment of applicable duty, but such clearances shall be within the overall entitlement of the unit for the DTA sale at concessional rate of duty as prescribed. तो आप चाहो तो ये कर सकते हो, DTA में स्पेयर पार्ट्स भी दे सकते हो on the payment of requisite duty, लेकिन इसमें भी वो क्राइटेरिया जो है, ये जो आप सेल करोगे ना वो 5% या 50% के क्राइटेरिया में इंक्लूड हो जाएगा जो अपन ऊपर पढ़ते हुए आए हैं कि आप जो कर सकते हो वो 50% ऑफ प्रीवियस ईयर्स होना चाहिए, DTA में उतना ही सेल ऑफ कर सकते हो, तो वो उस क्राइटेरिया के अंदर काउंट किया जाएगा। ये स्पेयर पार्ट्स की सेल को भी उस 50% के अंदर वो लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये है ना, अंडर DTA सेल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स रिजेक्ट्स वेस्ट स्क्रैप रेमिनेंस एंड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ EOU, EHTP, STP एंड BTP स्कीम। क्लियर हुआ? आई अंडरस्टैंड ये टॉपिक थोड़ा सा हैवी है और पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। अब आपके माइंड में जो एक चीज़ आ रही होगी वो ये आ रही होगी कि हमने ये सारा समझ तो लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन अब इसको याद कैसे करें। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पूरा समझ लीजिए क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स एक दूसरे से ओवरलैपिंग है, मतलब बहुत सिमिलर है, काफ़ी सिमिलैरिटी है और अलग अलग टाइप्स में इन लोगों को बांट दिया। मतलब फिनिश गुड्स के लिए अलग कर दिया, सर्विसेज के लिए अलग कर दिया, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अलग कर दिया, स्पेयर पार्ट्स के लिए अलग कर दिया, फिर आपका जो वेस्टेज है उसके लिए अलग कर दिया, बाई प्रोडक्ट्स के लिए अलग कर दिया, और क्या जो आपकी वो बन गई रिजेक्टेड गुड्स हो गए उनके लिए अलग कर दिया। तो उस हिसाब से आप इसको अलग करके चाहो तो लर्न कर सकते हो, नहीं भी लर्न हो डू नॉट पैनिक। आपको बस पता होना चाहिए कि क्राइटेरिया क्या है। ऑलमोस्ट हर पॉइंट में सिमिलर क्राइटेरिया है, पॉजिटिव NFE होना चाहिए, 50%, 5%, जो भी क्राइटेरिया है वो आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्राई करें, इसको दोबारा से रीड करें, बार बार रीड करें क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बार बार रीड करें, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इस वीडियो में अपन यहाँ तक रुकते हैं और इसके आगे का अपन आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, बट इसको बहुत ही पेशेंस और क्लियर माइंड के साथ पढ़िएगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ज़रूर है ये। ठीक है, सो यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।